कहीं पे किसी का मर्डर हुआ, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिस पे राजनीति करने का पूरा स्कोप हो, वहां 1 करोड़ का चेक हाथ में लेके जाते थे। पर 5 साल से पेंडिंग कोविड विक्टिम्स को, जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज थे, हमारे डॉक्टर थे, उनको उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि उनके परिवारों को भी मदद करनी है। वो सारी पेमेंट्स हमारी सरकार ने आने के बाद किया। और एक बड़ा गैप की योजना बना दी जाती थी पर उसका कोई फॉलोअप नहीं होता था। सरकार के पैसे कहां जा रहे हैं जिसका कोई फीडबैक नहीं होता था। लाडली योजना कांग्रेस के समय में आई, परंतु तब से लेके अब तक 2.25 लाख बच्चियां ऐसी थी जिनको उनका लाडली योजना का पैसा मिला नहीं था। हमारी सरकार ने इस 365 दिन में आने के बाद, मैं चाहती हूं कि पिछली सरकारों ने केवल नारे लगाए, समाधान कभी नहीं दिया। पहले मैं बात करना चाहती हूँ यमुना सफाई की। यमुना सफाई जिस हालत में हमें मां यमुना मिली, वो दिखाता था कि वर्षों से पिछली सरकारों ने, चाहे वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार हो या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने ध्यान उस तरीके से कभी दिया ही। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सचिवालय पर। देख सकते हैं मेरे पीछे ये सचिवालय है। आज ही के दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पहुँची थी। आज 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम पत्रकारों को बुलाई हैं, पहला वर्ष कैसा बीता, इस पर क्या क्या काम की है, यमुना सफाई पर कैसा काम रहा, पॉल्यूशन पर कैसा काम रहा, जल जमाव को लेकर उनके कैसा काम रहा, शिक्षा को लेकर कैसा काम रहा, यही सब चर्चा करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहती हैं इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। चलिए अंदर लेकर चलते हैं आपको। आज 1 साल पूरा होने पे मैं ये दिल्ली वासियों को विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने हर सेक्टर में काम किया। और विशेष रूप से यदि जब मैं आप सबके बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हूँ तो प्रमुख बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगी और उसके बाद में ये किताब आप सब तक पहुंचेगी जिसमें हमने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी है। यदि सर्वप्रथम कहना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विजन के साथ काम करती है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे काम शुरू किया। ये 365 दिन हमने कोशिश की कि रोजाना दिल्ली 1 कदम आगे बढ़े वेलफेयर की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार का, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस 1 साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। और जो गरीब कल्याण का दूसरा मूल मंत्र है, सबसे बड़ी जरूरत जो किसी व्यक्ति की होती है वो भूख होती है। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। और गरीब कल्याण की बात और झुग्गी बस्तियों में जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उसकी बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र से लेकर के हर काम में आपको दिखाई देगा जो प्रतिबद्धता हमारी दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए थी, उसको हमने अपने हर काम के साथ जोड़ा। 700 करोड़ रुपए का फंड हमने अपने बजट, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी
एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि ये सारी सुविधाएं अनेकों झुग्गियों में अब से पहले बहनों के लिए स्नान घर नहीं थे, शौचालयों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी, पर 700 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से इन सभी झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हुआ, ताकि झुग्गी के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहें। और वहीं दूसरी ओर झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी, उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें सावदा, घेवरा, भलसवा, द्वारका, सुल्तानपुर, यहाँ पे लगभग 13,000 फ्लैट्स को रेनोवेट करने का काम चल रहा है। दिल्ली में देश की सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस यदि कहीं लागू की गई तो वो दिल्ली में लागू की गई। आज हम 22,411 रुपए की मिनिमम वेज जो है अपने मजदूर भाई को दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं वो मजदूर और रोजगार वाली बहनें जो अपने परिवार में छोटे बच्चों के साथ रहती हैं और काम पे जाना चाहती है, नौकरी करती है, फैक्ट्री में जाती है, और उसके बच्चे कहाँ रहें, कहाँ छोड़ के जाए, उस चिंता को जब वो सताती थी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने 500 पालना केंद्र, क्रच सेंटर्स खोले, जहां वो मजदूर श्रमिक बहन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है। और उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बीड़ा उठाया। इन 500 पालना केंद्र के माध्यम से मैं समझती हूँ कि दिल्ली की श्रमिक बहनों के लिए अत्यंत ही लाभ उनको मिल रहा है। हमने ST/SC बस्तियों में भी 85 करोड़ के काम जो है इस साल सैंक्शन किए, जो अब 146 परियोजनाओं के रूप में दिल्ली में काम चल रहे हैं। नहीं है दिल्ली में पाइपलाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। उस दिशा में हमने वाटर लाइंस के लिए ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं उनको 13 किलोमीटर लाइन को हमने रिप्लेस किया, और दूसरी ओर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें हमने 172 किलोमीटर लाइन को नया डाला या रिप्लेस किया, 172 किलोमीटर लाइन को, और साथ ही 37 किलोमीटर नई लाइंस डालने के लिए हमने वर्क अवार्ड कर दिए हैं। और सेकेंडरी और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइंस हैं, वाटर लाइंस 833 किलोमीटर, इनके भी हमने वर्क अवार्ड कर दिए हैं, जो कि दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में ये काम शुरू होने जा रहे हैं या शुरू हो चुके हैं। सीवर लाइन की बात यदि मैं करती हूं तो हमने दिल्ली में 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई है, और 110 किलोमीटर हमने सीवर लाइन रिप्लेस की है। और नई सीवर लाइन जो आज वर्क अवार्ड हो चुके हैं और काम शुरू होना है, वो 144 किलोमीटर सीवर लाइन का काम सैंक्शन हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली की जो पानी की समस्या है उसमें हमने चंद्रावल प्लांट, जो कि काफी समय से चल रहा था, काम रुका पड़ा था, उसको हमने बहुत ही स्पीड में करते हुए इस साल उस प्रोजेक्ट को हम पूरा कर लेंगे, जिससे लगभग 9-10 विधानसभाओं की जो है पानी की समस्या दूर होगी। इसकी कैपेसिटी जो है 105 MGD होगी। इसी प्रकार द्वारका 2, वहां पे भी 50 MGD का WTP इसी साल बनके तैयार होने जा रहा है। नए WTP उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम बाकी राज्यों से पानी लेने की बात भी करें या जो नए डैम जिसकी प्लानिंग चल रही है वहां से पानी भी यदि दिल्ली को मिलता है तो वो कहाँ लेके आया जाएगा। उस पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो उस निमित्त हमने छतरपुर, इरादत नगर और नजफगढ़ एरिया में 3 नए WTP बनाने के लिए आज से ही योजना उसकी शुरू कर दी है। मैं
बहुत ही खुशी के साथ इस बात को भी बताना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों के समय में जिन बड़े बड़े वाटर बिल्स को लेकर के लोग घूमते थे, जनता परेशान रहती थी, हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर एमनेस्टी स्कीम लाई गई और जिसमें 3,52,000 लोगों ने अपने बिल सेटल किए, 3,52,000 लोगों ने। और दिल्ली सरकार को जो कलेक्शन मिली वो 484 करोड़ की मिली और 1400 करोड़ के लगभग जो है वो जनता को रिलीफ मिला। उनका जो पानी के बिलों में सरचार्ज था, पेनल्टीज थी, इंटरेस्ट था, वो सब 1400 करोड़ की वैल्यू का ये सारा जो फाइन थे वो हमने माफ किए। और अभी इस दिशा में और भी काम होना है। अभी रिसेंटली हमने डोमेस्टिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बिल्स पे भी यही एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी है। अब दिल्ली की जनता इंडस्ट्रियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों बिल्स पर इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। तीसरा जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ केयर, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस 365 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमने बना करके तैयार किए, जहां पर बेहतर सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की। यदि हम दिनचर्या की बात करें तो एक साधारण व्यक्ति की दिनचर्या में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को मुझे लगता है कि 70% समस्याओं का समाधान वहीं पर हमें मिलेगा, जहां जच्चा बच्चा केंद्र भी है, जहां पर के बड़ी लिस्ट है, टेस्टिंग्स आप लोग करवा सकते हैं, हेल्थ केयर है और हर प्रकार की फैसिलिटी वहां पे है, जिससे बड़े हॉस्पिटल्स पे भी बहुत जो दबाव रहता था वो भी कम हो पाएगा। हमारा टारगेट है कि इस साल 1100 जिस टारगेट को लेकर के हम चले थे उस नंबर तक हम अपने इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को लेकर के जा पाएंगे। 5 हॉस्पिटल्स में हमने नए ब्लॉक शुरू किए, जिसमें हमने गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर को हमने शुरू करा और आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल में आईपीडी ब्लॉक को शुरू किया और भगवान महावीर हॉस्पिटल में ओपीडी ब्लॉक को शुरू किया। साथ ही श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में हमने मदर एंड चाइल्ड केयर ये वाला ब्लॉक शुरू करके दिल्ली की जनता को जो पिछली सरकार के सालों से पेंडिंग जो प्रोजेक्ट थे उस पे हमने काम करा और लगातार उस पे काम करते हुए हमने दिल्ली की जनता को ये 5 हॉस्पिटल सौंपे। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो कमी हमारे हॉस्पिटल्स में मशीनरीज की थी उसे कम करने के लिए, मशीनरीज की कमी को कम करने के लिए और लगातार फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। ढिंढोरा तो बहुत पीटा, पर हम सब जानते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत थी, एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत थी। शायद उन्होंने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना पैसा खर्च नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने उसकी पब्लिसिटी पे खर्च किया। पर आज की सरकार जो है पब्लिसिटी की नहीं, परफॉर्मेंस की सरकार है। और मैं बधाई देती हूँ अपने एजुकेशन विभाग को कि जो हिस्टोरिक फी रेगुलेशन एक्ट लाने का साहस हमारी सरकार कर पाई, आप सबकी मेहनत के कारण। आज से पहले ऐसा कोई कानून नियम प्रावधान ही नहीं था कि जिससे कि आप इन प्राइवेट स्कूल्स को किसी भी तरह की कोई लगाम लगा सके। आज सरकार ने ये डेयरिंग कदम उठा करके अपने एक्ट में इसको लागू करके कम से कम दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को ये रास्ता दिखाया कि कैसे शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोका जा सकता है। और इस बात पे भी मुझे फक्र है कि हम मात्र 365 दिन के अपने इस कार्यकाल में 7,000 स्मार्ट क्लासेस, 75 सीएम श्री स्कूल जो कि स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे, उनको बनाने का काम हमारा शुरू हुआ। हम ये समझते हैं कि दिल्ली में हर स्कूल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बने, बेहतर फैसिलिटीज हो और साथ ही डिजिटलाइज हो। हमारे हर क्लासरूम
स्मार्ट क्लासरूम हो, हमारे हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी हो और कंप्यूटर लैब्स हो। इस मिशन में इस साल का हमारा जो टारगेट था उस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार 3 करिकुलम्स हमने अपने बच्चों के कोर्स में शुरू किए, नींव, साइंस ऑफ लिविंग और राष्ट्र नीति। मैं सच में ये मानती हूँ और हम सब इस बात को मानते होंगे कि एक बेहतरीन नागरिक की नींव स्कूल से ही रखी जाती है। जब आज हम बात करते हैं कि भाई राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, देश को साफ सुथरा रखने की बात करते हैं, नियमों के पालन की, कल्चर की और देश से प्यार करने की बात करते हैं, तो ये सारे गुण जो हैं, जो किसी देश को अच्छा, साफ सुथरा, बेहतर रखने के लिए किसी नागरिक के गुण होने चाहिए, यदि उसका बीजारोपण कहीं होता है तो वो स्कूल में ही होता है। तो इन कोर्सेज के माध्यम से मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे बेहतर नागरिक बन पाएंगे, अपनी लाइफ में वो स्किल सीख पाएंगे जिससे आने वाली जिंदगी को वो अच्छे से जी सकें। सुंदर काम किया है। एक शानदार इवेंट दिल्ली खेल महाकुंभ आजकल चल रहा है, जिसमें 25,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन की। 1 महीने का ये इवेंट दिल्ली के कोने कोने में चल रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भी दिल्ली के खिलाड़ियों को हमने अब तक की सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि पेश की है। अब तक की दिल्ली सरकार की भी और देश के अन्य राज्यों से भी ज्यादा हमने अपने स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया। ओलंपिक, पैरालंपिक जो हमारे मेडलिस्ट होंगे उनको हम 7 करोड़ रुपए, गोल्ड मेडल लेके आने वालों को, सिल्वर को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज को 3 करोड़, और इसके अलावा जो तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको 20 लाख रुपए की मदद, और जो बच्चे स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनको 5 लाख रुपए की मदद दिल्ली सरकार करेगी, ताकि उनको किसी भी फैसिलिटी के लिए तंग ना होना पड़े और पेरेंट्स पे वजन ना आए। और इस बात की भी हमें खुशी है कि जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, उनके समय की स्कॉलरशिप के जो अमाउंट थे, जो उन्होंने सालों से रोके रखे, दिए ही नहीं। मुझे आज भी ये लगता है कि इन बच्चों का क्या कसूर था कि उनकी स्कॉलरशिप रोक ली गई, उनको अमाउंट नहीं मिला। ऐसे 44 करोड़ रुपए की राशि हमने बच्चों को स्कॉलरशिप की अपने कार्यकाल शुरू होते ही दी। नए प्रोजेक्ट में हमने दिल्ली में एक बेहतरीन एजुकेशन सिटी के नाते नरेला में 1360 करोड़ की लागत से जमीन ली है, जिसपे बहुत ही शानदार एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। और घेवरा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्लान सोचा जा रहा था, उसको भी हमने गति देना शुरू किया है। दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए शानदार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसे लोग दिल्ली आते हैं। ऐसे में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड लेवल का होना बहुत ही जरूरी है। दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। हमने दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी की हमारी 1400 किलोमीटर की रोड है, पहले ही साल उसमें 550 किलोमीटर रोड को वॉल टू वॉल कारपेटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें से 150 किलोमीटर रोड्स को हम कारपेटिंग कर चुके हैं और 400 किलोमीटर जिसका कि वर्क ऑर्डर हो चुका है, और बारिश से पहले पहले उस 400 किलोमीटर को पूरा करने का हमारा टारगेट है, जिसका काम शुरू हो चुका है। और जो बाकी की 600 किलोमीटर रहेगी वो आगामी वर्ष में हमें करना है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया आज से हमने शुरू कर दी है। डीसिल्टिंग जैसा सेंसिटिव विषय, जिसके कारण से वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली को झेलनी पड़ती थी, समय रहते आज से ही हमने अपनी डीसिल्टिंग का काम हमारा पीडब्ल्यूडी ड्रेन्स का शुरू हो चुका है। का फ्लाईओवर जो बहुत समय से अटका हुआ था, उसे पूरा करके जनता को समर्पित किया। मास्टर प्लान वर्षों से दिल्ली लगभग 50 सालों से उसी ड्रेनेज मास्टर प्लान पे चल रही थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि आज जब दिल्ली की जनसंख्या दुगनी हो चुकी है, आज जब दिल्ली की जरूरतें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो कैसे वही पुराने नाले, वही पुरानी नालियां दिल्ली में पानी की क्षमता
उनकी कैसे मेंटेन रह सकती है। इसीलिए जल भराव होना लाजमी था, इसीलिए कॉलोनियों का डूबना लाजमी था, परंतु हमने इस पे काम करते हुए 56,000 करोड़ की लागत से होने वाले ड्रेनेज मास्टर प्लान को बनाया। पहले मैं बात करना चाहती हूँ यमुना सफाई की। यमुना सफाई जिस हालत में हमें मां यमुना मिली, वो दिखाता था कि वर्षों से पिछली सरकारों ने, चाहे वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार हो या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने ध्यान उस तरीके से कभी दिया ही नहीं। यदि उस समय ध्यान दे दिया जाता तो शायद मां यमुना की ये स्थिति होती ही नहीं। परंतु हमने अपनी सरकार के जिम्मेवारी उठाते ही जो पहले दिन से काम शुरू किया, उसमें जो वर्तमान में 37 एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत बुरी स्थिति में थी और डीपीसीसी के और जो पैरामीटर्स पे पूरे भी नहीं होते थे, उनको अपग्रेडेशन का काम हमने शुरू किया। अब तक 28 जो एसटीपी हैं हम उन्हें अपग्रेड कर चुके हैं और 9 एसटीपीज पे काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के सभी ड्रेन्स को टैप करने का काम, उनका ड्रोन सर्वे का काम हमने पूरा किया, क्योंकि अल्टीमेटली यही ड्रेन्स हैं जो यमुना जी में जाके गिरती हैं और यमुना को दूषित करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो यमुना सफाई की दृष्टि से था वो ये था कि इन सभी नालों को टैप किया जाए और इन पे एसटीपी या डीएसटीपीज लगा करके इनके पानी को ट्रीट किया जाए। तो हमने 2400 करोड़ रुपए की लागत से 35 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करी है, जिसमें सीवर लाइन भी और हाउस होल्ड कनेक्शन भी जुड़े हों। तो इसका काम शुरू होगा और इसी के रिजल्ट के माध्यम से ही यमुना हमें समय के साथ बेहतर दिखाई देनी शुरू होगी। इसके अलावा 12 और एसटीपीज जो कि वर्तमान में जो एसटीपी है उन्हीं प्रीमिसेस में बनाए जाएंगे 7200 करोड़ की लागत से, उसकी भी प्लानिंग पे काम चल रहा है। हमारा टारगेट है कि हमें जब दिल्ली मिली तो दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी जो थी वो लगभग 700 एमजीडी थी, पर इससे दिल्ली का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती है, अनऑथराइज कॉलोनी है और बहुत सारा ऐसा एरिया जो सीवेज से जुड़ा ही नहीं हुआ है। हम इसकी कैपेसिटी को 1500 एमजीडी तक लेकर के जाने, हम अगर कैलकुलेशन में जाए तो 1500 टन के करीब गोबर जो है यहाँ जनरेट होता है। परंतु दिल्ली में एक भी बायोगैस प्लांट नहीं था। पहला बायोगैस प्लांट हमारी सरकार के इस कार्यकाल में हमने पूरा किया और दिल्ली की जनता को सौंपा, वो है नंगली सक्रावती का 200 टीपीडी का बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को मिला। और इसी तरीके से घोगा डेयरी में भी 100 टीपीडी का कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट दिल्ली की जनता को दिया गया। पर ये जो 1500 टन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही वो गोबर नालों के माध्यम से, ड्रेन्स के माध्यम से यमुना जी में जाके गिरता था और यहीं से यमुना की हालत और बद से बदतर होती जा रही थी, जिसमें स्मेल भी आती है, जिसको कि आप किसी भी तरीके से ट्रीट भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कारण था यमुना की गंदगी का, जिसको हम काम कर रहे हैं। और दिल्ली में लगभग 6 हम ऐसे बायोगैस प्लांट शुरू करना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1500 टीपीडी जरूर हो। कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों ने केवल नारे लगाए, समाधान कभी नहीं दिया। फोटो ऑप, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही चलता रहा। पर साइंटिफिकली क्या प्रदूषण को कम करने के लिए होना चाहिए, इस पे हमारी सरकार ने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे पूरा रोड मैप बनाया। उस रोड मैप पे काम करना शुरू हुआ। धूल और धुआं जो पोल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, उस पे हमने काम किया। हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दिन रात उस पे काम करी है। और इतना भी बताना चाहूंगी कि ये कोई कुछ महीनों का काम नहीं है, ये साल भर काम करने वाली जरूरत है, तभी जाकर के दिल्ली को इसका समाधान मिल पाएगा। तो धूल के लिए डस्ट मिटिगेशन प्लान हमने बनाया। हमने दिल्ली को वॉल टू वॉल कारपेटिंग का फॉर्मूले के साथ में
सभी एजेंसीज को ये डायरेक्ट किया, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी, हर एजेंसी अपनी जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो दिल्ली की सड़कों को वॉल टू वॉल बनाएगी और बाकी के एरिया को ग्रीन डेवलप करेगी। ऐसे पूरी प्लानिंग के ऊपर काम चल रहा है। इस साल हमने 35 लाख नए इंडिजीनियस पेड़ लगाने का प्लानिंग की है, उसकी खरीद चल रही है और उन पौधों को हम दिल्ली में लगाएंगे, क्योंकि आज तक दिल्ली में जो पेड़ लगे हुए थे वो हम सब जानते हैं कि उसके कारण से हमें कोई बहुत ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सफेदे, कीकर, बबूल, इस तरह की प्लांटेशन ज्यादा दिल्ली में रही, जिसको अब हम बदलेंगे। और पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा फॉरेस्ट नोटिफिकेशन जो हुआ, 4200 हेक्टेयर जमीन को, रिज एरिया को हमने फॉरेस्ट नोटिफाई करके दिल्ली की जनता को अच्छी हवा देने के लिए हमने अपनी कोशिश की है। और जहां तक धुएं की बात है तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे हमारी सरकार ने बेहद संजीदगी से काम किया है और दिल्ली में 4000 ईवी बसें होना उसका एक परिचय है कि आज पूरे देश में किसी भी राज्य से ज्यादा ईवी बसें दिल्ली के पास है और 100% हमारी पब्लिक फ्लीट ईवी हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 9000 चार्जिंग स्टेशन जो है वो दिल्ली में बनाए हैं। इसे जरूरत के अनुसार मैक्सिमम पे हम लेके जाना चाहते हैं। नई ईवी पॉलिसी दिल्ली लेकर के आ रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ई बाइक, ई टैक्सी, भारत टैक्सी, इन सभी चीजों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है ताकि व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपने दिनचर्या के साथ जोड़े और दिल्ली इस पॉल्यूशन की समस्या से राहत पा सके। दिल्ली में नो पीयूसी, नो फ्यूल, इस पे हमने काम किया। दिल्ली में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस पे हमने काम किया, क्योंकि लाखों कमर्शियल व्हीकल दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हैं और उनकी टेस्टिंग यहाँ पे साइंटिफिकली नहीं हो पाती है। उसके लिए हमने तेखंड में, नंदनगरी में नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस का शिलान्यास इस साल किया और बुराड़ी के अपग्रेडेशन पे भी हमारा काम चल रहा है। के पहाड़ क्रिएट भी पिछली सरकारों के द्वारा किए गए थे। मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ और आज भी रिपीट कर रही हूँ कि जब आपकी रोजाना जो वेस्ट जनरेशन है वो 11,000 जो आपकी 11,000 टन आपका अगर कूड़ा जनरेट होता है तो कैसे आपने अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं किया। आप 4,000 5,000 तक ही अपने वेस्ट को बायो माइनिंग कर रहे थे। उसके अलावा डेली का जो कूड़ा था वो पाइल अप होते होते पहाड़ बन गए। पर हमने अब जो बायो माइनिंग पहले 5-6 हजार टीपीडी था, आज उसे 30 से 35 हजार टीपीडी के लेवल तक हम लेकर के आए हैं। डे नाइट यहाँ काम चल रहा है और ये जो अलग अलग वेस्ट जब सेग्रीगेशन होता है और उसमें से उसको बायोमाइनिंग की जाती है तो इनर्ट है, आरडीएफ है और सीएनडी वेस्ट है, उसको भी प्रोसेस करते हुए हमने यथास्थान उस पर काम किया। तो आपने देखा कि इस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक एक करके अपनी योजनाओं के बारे में बता रही थी। एक वर्षों में क्या क्या काम की उस पर बता रही थी, यमुना की सफाई पर बता रही थी, पॉल्यूशन पर बता रही थी, दिल्ली की और समस्या पर बता रही थी और अगले 4 साल में जो इनकी योजना है उस पर चर्चा कर रही थी कि आगे आने वाले 4 सालों में क्या कुछ करेंगी। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल को पिछली सरकार जो अरविंद केजरीवाल पर लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आई, लगातार उन पर आरोप लगाते हुए नजर आई कि पिछली सरकारों ने किस तरीके से कोई भी काम नहीं किया था। इस तरीके से आपने सुना सब कुछ। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।